हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं हूं आकृति और आप सभी का स्वागत है जेके एग्ज़ाम क्रैकर्स में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जेकेपी कांस्टेबल की वैकेंसीज़, भारी भरकम वैकेंसीज़ आउट हो चुकी हैं। 4002 वैकेंसीज़, कम वैकेंसीज़ तो है नहीं। सभी लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड हाई टाइम कि आप अपनी प्रिपरेशन जो है अभी से स्टार्ट कर लें। एंड नाउ यू विल से कि सिलेबस तो आया नहीं है, सो आप क्या सिलेबस का वेट करेंगे कि पता नहीं कब सिलेबस आएगा, आफ्टर अ मंथ और व्हाट, एंड यू कीप ऑन वेटिंग? नो, दिस इज़ नॉट द राइट वे। आपको अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट करनी है। किस बेसिस पे? आप सभी को पता है कि जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स हुए हैं कांस्टेबल के, उसका सिलेबस क्या है। आप सभी जानते हैं कि वो सिलेबस क्या है। वही सिलेबस उठाइए, वही उसी पैटर्न की तैयारी कीजिए। बाद में जो सिलेबस निकलता है उसमें जो भी चेंजेस होंगी, ऐसा तो है नहीं कि कम्प्लीटली एक नया ही सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। तो जो सिलेबस ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है उसी की बेसिस पे तैयारी शुरू करें। बाद में जाके जो भी चेंजेस आती हैं, ज़्यादा चेंजेस आई एम टेलिंग यू नहीं होने वाली, माइन्यूट चेंजेस होंगी, उनको बाद में आप पढ़ सकते हैं। बट अभी तो अपनी तैयारी स्टार्ट करें। वेट ना करें कि सिलेबस आएगा और फिर अपनी तैयारी जो है हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि राइट स्ट्रैटेजी इज़ दिस ओनली कि आप अभी से, आज से ही अपना जो है तैयारी जो है स्टार्ट कर लें। डोंट वेट फॉर एनीथिंग, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, इसको हम इतना लाइटली नहीं ले सकते। ये हमारे स्कूल एग्ज़ाम्स की तरह बिल्कुल नहीं होते। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं कॉम्पीट करें एक दूसरे के साथ, और यहाँ पे एक एक दिन की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। इनफैक्ट एक एक सेकंड की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। सो वैल्यू योर टाइम एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ। राइट नाउ मतलब अभी वीडियो देख रहे हो, अभी स्टार्ट कर लो, ठीक है? सो हमारे जेकेपी कांस्टेबल में इंडियन पॉलिटी एक मेजर कंपोनेंट रहेगा, ठीक है? पॉलिटी से हमेशा से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि एक मेजर कंपोनेंट रहता है, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, और उसी से जो है आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डील करने वाले हैं। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि इंडियन पॉलिटी में क्या जो सिलेबस है वो रहेगा आपका विद टॉपिक्स, ठीक है? और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आ चुके हैं, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमको ये पता चलेगा कि हमें एग्जैक्टली किन टॉपिक्स पे ध्यान देना है, कौन से टॉपिक्स हैं जो पढ़ने हैं। देखिए, कुछ टॉपिक्स होते हैं ऑब्वियस टॉपिक्स कि ये टॉपिक्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, पता है कि इंडियन पॉलिटी में ये टॉपिक्स तो आने ही वाले हैं। बट कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो आपको ऑब्वियस नहीं लगते, बट उन टॉपिक से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो भी हम देखेंगे आज के इस पर्टिकुलर सेशन में, ठीक है? लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप सभी जेके एग्ज़ाम क्रैकर्स की ऐप पे जा सकते हैं और वहाँ पर आपको ये फुल कोर्स जो है देखने को मिलेगा। नया बैच जो है वो लॉन्च हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है 20 जुलाई 2024, जिसमें ये आपको ये सब चीज़ें, लेक्चर्स, देन लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस पेपर्स, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या एमसीक्यूज़ हैं, वो सभी की सभी चीज़ें आपको इस बैच में देखने को मिलेंगी। आप ऐप पे जाइए एंड साथ ही साथ आपको इस टाइम पे मिलेगा 60% का ऑफ। सो यू कैन अवेल दिस डिस्काउंट। ये कुछ ही दिनों के लिए अवेलेबल है, सो फटाफट से जाइए जेके एग्ज़ाम क्रैकर्स की ऐप पे, और जो भी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी डिटेल्स आपको ऐप पे जाके देखने को मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडियन पॉलिटी, एज आई सेड, अ मेजर कॉम्पोनेंट। तो हम एंटीसिपेट करके चलते हैं। एक चीज़ देखिए, हम एंटीसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, कि आपका इसमें जे.एंड.के पॉलिटी भी आएगा, ठीक है? जे.एंड.के पॉलिटी आपसे पूछी जाएगी, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। सो दिस पर्टिकुलर थिंग, जे.एंड.के पॉलिटी वाला जो आपका पोर्शन रहेगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ये एंटीसिपेट किया जा रहा है, और ऐसी एंटीसिपेशन है कि ये तो होगा ही होगा, बिकॉज आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, एंड नाउ इट इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ योर
JNK पॉलिटी, ठीक है। आपको ये देखना है, साथ ही साथ इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ठीक है, हमें ये भी देख के चलना है। सो वी हैव टू थिंग्स इन इंडियन पॉलिटी, और पॉलिटी में हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक हमारा आता है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस आ जाएगा, और दूसरा हमारा JNK की पॉलिटी आएगी, जिसमें हमें JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो कवर करना होगा, ठीक है। अब देखिए, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना बच्चों, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं विच आर वेरी ऑब्वियस। जब हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हमें पता है इन टॉपिक्स में से तो क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट हियर सम ऑब्वियस टॉपिक्स, ठीक है, ऑब्वियस टॉपिक्स हैं ये, ऑब्वियस टॉपिक्स। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड of constitution, making of Indian constitution, fundamental rights, fundamental duties, DPSPs, which is Directive Principles of State Policy, see these are certain topics which you know कि ये तो हमने इंडियन पॉलिटी में कवर करने ही करने हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ जब कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ते हैं, तो जब आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है, ये सारी चीज़ें, इनमें वेरियस एक्ट्स हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो आज कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सोर्स क्या है, वो कहाँ से आया है, ठीक है। उन सारे सोर्स के लिए हमारे पास वेरियस एक्ट्स हैं। ईस्ट इंडियन कंपनी के टाइम क्या हुआ, क्राउन रूल जब था तब क्या हुआ, जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है तो हमारे पास उस टाइम पे जो पार्लियामेंट हमें मिलता है, उस पार्लियामेंट में कौन, मतलब वो पार्लियामेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो किस तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम जानते हैं व्हेन वी स्टडी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। देन कम्स मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, किसने बनाया, कौन कौन जो थे, कौन कौन उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, वो सब चीज़ें हम पढ़ते हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार जो सबके लिए हैं, सबके पास हैं, वो कहाँ पे दिए गए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। कहाँ पे दिए गए हैं, पार्ट 3 में दिए गए हैं, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, ठीक है। तो हमने ये चीज़ें पता है कि हमें पढ़नी है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSPs हो गए। सो दीज आर सर्टन ऑब्वियस टॉपिक्स दैट वी नो कि हमें इसे तो कवर करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद आगे आपका जी, जस्ट अ मिनट, आपका पार्लियामेंट, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट। सो वी नो कि ये टॉपिक्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। उन क्वेश्चन को देख के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के हमें पता चलेगा कि हमें किन टॉपिक्स पे ज़्यादा जो है फोकस करना है, ठीक है। मैंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSPs वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक्स हमें पता है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बट कुछ ऐसे भी टॉपिक्स आए हैं जो हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दे आर इम्पॉर्टेंट। उनसे भी क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं, और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड
doesn't figure in the preamble of the Indian Constitution? Option A sovereign, option B democratic, option C socialist, option D welfare. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग कि आज के इस पर्टिकुलर सेशन में जो हमने स्टार्ट किया है, वाई एम स्टार्टिंग विद द सिलेबस थिंग, वाई आई एम सेइंग कि ये ऑब्वियस टॉपिक्स हैं, ये देखिए, और फिर क्यों मैंने आपको ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो करवाने का सोचा। देखिए जो एक स्ट्रैटेजी रहती है ना, जब भी हम कभी किसी कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं उसका सिलेबस। करेक्ट? हमने जब सिलेबस गो थ्रू कर दिया तो हमें जो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहता है ना, इवन दो हमने कुछ पढ़ा नहीं होता, मैं मान के चल रही हूँ कि यू आर कम्प्लीटली रॉ, ठीक है, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आई एम एज्यूमिंग इट, स्टिल आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है तो आपका स्टेप्स क्या रहेंगे, बिकॉज आपने कुछ पढ़ा नहीं है। पहली चीज़ कि आप सिलेबस देखेंगे, आपने सिलेबस देखा, उसके बाद जो सेकेंड स्टेप रहता है ना, इज़ टू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, चाहे आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे चीज़ें तो है ना जिसका पता होता है हमें कि ये क्वेश्चन लिखा है तो ये क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का है या फिर ये कौन से टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, इतनी समझ हमें होती है। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एक गो थ्रू कर लेते हैं, हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमें अपनी जो प्रेपरेशन है वो किस डायरेक्शन में रखनी है। तो दैट इज़ वाई जिस तरीके से आप अपनी तैयारी एक ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं ना, उसी तरीके से मैंने भी आज का जो लेक्चर रखा है यही समझ के रखा है कि आपकी जो तैयारी है वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है। सो यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। अब आगे कैसे बढ़ना है, आगे कैसे बढ़ना है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। टू मेक योर पाथ समवट ईजी, जो आपकी ये जर्नी है उसको ईजी बनाने के लिए वी विल गाइड यू कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आपको सिलेबस, जैसे कि मैंने कहा कि सिलेबस अभी ऑल दो आना है, लेकिन हमें पता तो है ना कि क्या पैटर्न रहा है, क्या सिलेबस रहा है, किस बेसिस पे जो है एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुआ करते थे, वो चीज़ें हमें पता है, और वैसे ही अभी हम उसी अकॉर्डिंगली चलेंगे। वो टॉपिक्स तो एटलीस्ट हमारे कवर हो ही जाएं, ठीक है। और तभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम पहले ही लेक्चर में डील कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट फिगर इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको समझ में आ गया कि यार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, अच्छा जी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल मेंशन किया है, तो आप कहेंगे कि ठीक है प्रीएम्बल से क्वेश्चन बना है, प्रीएम्बल से क्वेश्चन बना है, आया है प्रीएम्बल से, तो हमको प्रीएम्बल अब अच्छे से पढ़कर जाना है। क्लियर हो गया है? तो क्या क्वेश्चन आया है कि कौन सा वर्ड प्रीएम्बल में नहीं दिया गया है, डजंट फिगर इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या वो सॉवरीन वर्ड है, डेमोक्रेटिक है, सोशलिस्ट है या वेलफेयर है। तो जब आप प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो वर्ड वहाँ पे नहीं है मेंशन्ड वो है वेलफेयर। सो वेलफेयर इज नॉट मेंशन्ड or is not there in the preamble of the Indian Constitution. Okay, moving ahead, the minimum voting age in India is, अब ये ऐसा क्वेश्चन है, ये सबको पता है, सबको पता होता है कि what is the minimum age of voting, बट आपको इसका रेफरेंस अगर मैं कहूँ इंडियन पॉलिटी में कहाँ देखने को मिलता है, तो आप ये चीज़ पढ़ते हैं इलेक्शन कमीशन के टॉपिक में। इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इलेक्शन कमीशन जब आप पढ़ते हैं उस टॉपिक में आपको बताया गया है कि जो मिनिमम एज ऑफ वोटिंग थी वो 1989 में, 1989 से पहले क्या थी और 1989 के बाद क्या हो गई। अर्लियर इट वाज 21 ईयर्स, आफ्टर 1989 इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 18 ईयर्स। तो उसका रेफरेंस आपको इलेक्शन कमीशन के टॉपिक में देखने को मिल रहा है। सो नाउ इलेक्शन कमीशन का टॉपिक भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। द आंसर इज 18 ईयर्स। बट इससे आपको पता क्या चला, क्वेश्चन बेशक ईजी था बट पता क्या चला कि हमें इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ना है। ओके, द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज। अब ये टॉपिक कहाँ से है जी,
ये क्वेश्चन कहाँ से है? फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो जब आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं, आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जब पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, तो एट दैट टाइम आपको देखने को मिलेगा कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की किस तरह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिला। हम आज़ाद होते हैं, आज़ाद होने के बाद हम अपना खुद का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब हम अपनी कंट्री को गवर्न करते हैं। तो ये चीज़ें हमें क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के टॉपिक पे देखने को मिलेंगी? ऑब्वियसली देखने को मिलेंगी। और इसका जो करेक्ट आंसर है कि कौन पहला होम मिनिस्टर था इंडिपेंडेंट इंडिया का, इट वॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल। आई एम अगेन रिपीटिंग कि आप लोग घबराना नहीं कि ये हमने पढ़ा भी नहीं है, तो वाई हाउ वी कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। द मोटिव ऑफ दिस सेशन इज नॉट टू सॉल्व द क्वेश्चन, द मोटिव हियर इज टू हैव द अंडरस्टैंडिंग कि हमने क्या पढ़ना है। ठीक है, द मोमेंट हमें पता चल जाए कि हमने क्या पढ़ना है, हमारी जो तैयारी है वो एक राइट डायरेक्शन में शुरू हो जाती है। ठीक है, द टेन्योर ऑफ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज, कि राज्यसभा के मेंबर का जो टेन्योर है कि वो कब तक राज्यसभा के मेंबर बने रह सकते हैं, दैट इज 6 years। क्या पता चला कि अच्छा जी हमको राज्यसभा के बारे में भी अच्छे से पढ़ना है, राज्यसभा का टॉपिक भी हमें अच्छे से पढ़ना है। Who is known as the supreme commander of Indian armed forces? So the answer here is president. Okay, president of India। अब आप कहेंगे ये तो हमें क्वेश्चन से भी समझ नहीं आ रहा कि ये किस टॉपिक में हो सकता है। तो ये सारे जो ऑप्शंस दिए हैं इनको देख लो ना, क्या पता प्रेसिडेंट में दिया हो, अच्छा प्राइम मिनिस्टर के टॉपिक में दिया हो, या फिर आर्मी। अब ये वाले जो 2 चीज़ें हैं, यू नो कि इसका हमारे पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी जब हम पढ़ते हैं, इनके लिए कोई अलग से फॉर द डिफेंस मिनिस्टर और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी, इसके लिए हमारे पास कोई अलग से तो कोई टॉपिक नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो सकता है। इट मीन्स आंसर इन दोनों में से कोई एक है। करेक्ट, इन दोनों में से कोई एक है। तो इस तरीके से आप टॉपिक पे पहुंच पाते हैं। आंसर इसका प्रेसिडेंट है, तो इट मीन्स कि हमारे लिए प्रेसिडेंट वाला टॉपिक भी पढ़ना क्या है, इम्पॉर्टेंट है। हमें प्रेसिडेंट वाला टॉपिक भी पढ़ना है। ठीक है, लोकसभा इज ऑल्सो कॉल्ड एज लोअर हाउस। क्या बोलते हैं हम लोकसभा को? लोअर हाउस बोलते हैं। साथ में एक और चीज़ बोली जाती है, हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हाउस ऑफ द पीपल या फिर लोअर हाउस। वैसे ही अगर राज्यसभा के लिए मैं कहूँ तो राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है, और साथ ही साथ इसको क्या कहा जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है राज्यसभा को। तो इट मीन्स कि हमारे लिए लोकसभा का टॉपिक पढ़ना भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अब किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, देखिए ऐसा कुछ पूछा जा सकता है कि हु इज़ दी करंट लोकसभा स्पीकर। सो दिस क्वेश्चन इज टू यू पीपल, यू गोना टेल मी कि लोकसभा का एट प्रेजेंट स्पीकर कौन है। ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे कि लोकसभा का एट प्रेजेंट स्पीकर कौन है। इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, इट मीन्स दैट द इंडियन स्टेट, ये आपका आ जाता है फीचर्स में। ठीक है, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ेंगे वहाँ पे हर एक वर्ड को बताया गया है कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ लिखी गई है या ये चीज़ बताई गई है तो इसका मतलब क्या बनता है। तो वहीं पे जब हम फीचर्स डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो कहा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सेक्युलर। सो व्हाट डज दैट सेक्युलर मीन? तो वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा सेक्युलर स्टेट इंडिया है, इसका मतलब ये है कि इंडियन स्टेट फेवर्स no particular religion, every religion in India
इज़ इक्वल। ऐसा नहीं है कि इस्लाम आई एम सॉरी, ऐसा नहीं है कि इस्लाम जो है हिंदुइज़्म से ज़्यादा है, या हिंदुइज़्म जो है इस्लाम से ज़्यादा है, या क्रिश्चियनिटी की बात कर लो, या फिर आप इसमें जैनिज़्म या बुद्धिज़्म, नथिंग। हर एक रिलीजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सेम है, इक्वल है इन द आइज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दैट इज़ वाई वी से दैट इंडियन स्टेट फेवर्स नो पर्टिकुलर रिलीजन। ओके, then the final authority for making laws in India that can make new laws, change existing law, abolish them, तो देखिए हम ये पढ़ते हैं कि we have 3 organs of government के 3 organs हैं, judiciary, legislature और आपका आता है एग्जीक्यूटिव। जो लेजिस्लेचर है ना, लेजिस्लेचर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज, और यही लेजिस्लेचर जब यूनियन लेवल पे है तो हम उसे क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। At union level, this legislature is called as parliament. So parliament is responsible for making law, for making new laws, for changing existing laws or abolishing them is the work of the parliament. So हमारे लिए पार्लियामेंट को भी पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम ऑब्वियसली क्या पढ़ेंगे, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, going ahead, which of the this is not a part of Indian Constitution, इनमें से कौन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। सो हमें ऑब्वियसली इससे क्या देखने को मिल रहा है कि हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स क्या हैं, कितने पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स में क्या बोला गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स में क्या बताया गया है। जैसे पार्ट 1 क्या बता रहा है, पार्ट 2 क्या बता रहा है, पार्ट 3 हमें पता चलेगा कि ये फंडामेंटल राइट से डील कर रहा है, पार्ट 4 DPSPs के लिए है, पार्ट 4A जो है का वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए है। तो वी हैव टू हैव दिस नॉलेज ऑफ द पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम पार्ट्स को भी याद करेंगे, पर याद करने के लिए हम उसमें निमोनिक्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, निमोनिक्स के थ्रू इट इज़ गोइंग टू बी रियली ईजी फॉर यू। पार्ट्स याद करना बिल्कुल मुश्किल नहीं रहेगा आपके लिए। ठीक है जी, प्रीएम्बल जो है इट्स अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता चलेगा कि प्रीएम्बल कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। वो हम जब इसके प्रीएम्बल से डील कर रहे होंगे ना, तो उसी में हमें इस चीज़ का आंसर मिल जाएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट्स पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, बट इंडियन पीनल कोड इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन पीनल कोड इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। इट इज़ अ लॉ इन इट सेल्फ, अ सेपरेट लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, बट nowhere that Indian penal code is mentioned in your constitution. Preamble is mentioned in your constitution, answer is yes. Directive principles mentioned in your constitution, answer is yes. Fundamental rights are present, the answer is yes. Okay, President's rule in a state is proclaimed under which article। अब यहाँ पे सीधा सीधा पूछ लिया गया है कि जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो वो कौन से आर्टिकल के अंडर लगता है। देखिए, कोई इमरजेंसी होती है, ठीक है, वो इमरजेंसी है व्हेन देयर इज़ अ स्टेट इमरजेंसी, उस टाइम पे लगता है आपका प्रेसिडेंट रूल। और इसका जो आर्टिकल है, जो कि सीधे सीधे आपसे आर्टिकल ही पूछ लिया गया है, दैट आर्टिकल इज़ 356। इट मीन्स हमारे लिए एमरजेंसी प्रोविजंस पढ़ना भी ज़रूरी है। हमें एमरजेंसी प्रोविजंस को स्किप नहीं करना है। वी ऑल्सो हैव टू डील विद द एमरजेंसी प्रोविजंस। ओके, नेक्स्ट वन इज इलेक्शन सिंबल टू अ पॉलिटिकल पार्टी इज अलॉटेड बाय whom? इलेक्शन कमीशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। So the answer will be Election Commission of India. So again, Election Commission से पहले भी क्वेश्चन बना था, अभी भी क्वेश्चन इसी में से आया है। ये आपका Election Commission of
इंडिया का जब आप टॉपिक पढ़ेंगे आर्टिकल 324 ऑनवर्ड्स, वहाँ पे आपको इलेक्शन कमीशन पढ़ना, आप पढ़ते हैं इलेक्शन कमीशन के लिए, तो वहीं पे मेंशन है जब हम इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस पढ़ेंगे, इलेक्शन कमीशन के फंक्शन एंड पावर्स, सो इट इज़ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या करते हैं, पॉलिटिकल जो सिंबल होता है, ठीक है, इलेक्शन सिंबल जो होता है, इलेक्शन सिंबल अलॉट किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया। सो आज के सेशन में हमने क्या डिस्कस कर लिया कि हमें ऑब्वियस टॉपिक्स का पता है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ने ही पढ़ने हैं, DPSPs पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़नी ही पढ़नी है। ये तो कुछ आ गए हमारे ऑब्वियस टॉपिक्स कि हमने पढ़ने हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस को देखते हुए उनको पूरा एनालाइज करते हुए समझा कि ये टॉपिक्स भी हमारे लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सभी के सभी टॉपिक्स जो हैं इनकी आपकी यूट्यूब पे ही क्लासेस होंगी, जिसमें कि कॉन्सेप्ट और MCQs दोनों ही करवाए जाएंगे। सो इट्स नाउ योर ड्यूटी, हमारी ड्यूटी है पढ़ाना, आपकी ड्यूटी है पढ़ना। तो YouTube पे आपको ये क्लासेस देखने को मिलेगी जहाँ पर हम कवर करेंगे आपके टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट जितने भी आपको मैंने जैसे आज के इस लेक्चर में बताया कि आपको ये भी पढ़ना है, इलेक्शन कमीशन भी पढ़ना है, इमरजेंसी प्रोविजंस भी पढ़ने हैं, इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस कराया जाएगा। द मोमेंट ये टॉपिक डिस्कस हो रहा है उसके साथ ही MCQs भी उसी के साथ जो है वो डिस्कस करवा दिए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन। हैव अ नाइस डे।